हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल। तो पॉलिटी को हम लोग कवर कर रहे थे। लेक्चर नंबर 5 हमारा रहेगा। और एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं आप लोगों के 1 से 20 सितंबर के आ गए हैं। ठीक है, तो बाद वाले भी आप लोगों के उसी के अराउंड आ जाएंगे, मतलब 4-5 दिन बाद आ जाएंगे। अब से नहीं, एग्ज़ाम जब आप लोगों का होगा उससे 4-5 दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, है ना। और अभी भी एडमिट कार्ड इसलिए आए हैं क्योंकि 1 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है, 27 है, तो 4 दिन पहले लगभग इन्होंने एडमिट कार्ड का लिंक दिया है। अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, समय लीजिए और करिए। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ जी, अब करिए। है ना, स्लाइड जो है इस बार थोड़ी सी अलग है। और इसमें इस बार आप लोगों को इसके आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे, नीचे आप लोगों को पीडीएफ के अंदर ही आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि अंडर आर्टिकल 39B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज स्पेसिफिकली मेंशन रिगार्डिंग द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों के संबंध में क्या उल्लेख किया गया है। तो equal pay for equal work for both men and women, distribution of material resources of the community to serve the common good, right to free and compulsory education, protection of monuments and places of national importance। बताइए। तो 39th का जो बी है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 49 के अंदर आता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 के अंदर आती है। इंटरनेशनल पीस की बात करें तो आर्टिकल 51 के अंदर आती है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से पूछा है कि अंडर आर्टिकल 31C वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोटेक्ट लॉज गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39B और 39C। अनुच्छेद 39B और 39C को प्रभावी बनाने वाले कानूनों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 31C को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बताइए। मतलब 39B और 39C को वो करने के लिए, इसके साथ कंप्लायंस करने के लिए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से आर्टिकल 31C को इसके अंदर जोड़ा गया था। बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा 25th जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है 1971। तो इससे आर्टिकल 31C को हमने जो है इसमें ऐड करा था। और बाकी अगर हम बात करें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसने क्या करा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एक केस हुआ था, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1961 के अंदर हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाइड नहीं कर सकती, उनको अमेंड नहीं कर सकती। तो फिर उसी के एवज में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लाए 1971 के अंदर, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट को जो है ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका होगा आंसर। और बाकी 42वें संविधान संशोधन से हमने क्या करा है ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बता रखी हैं। 44 से क्या क्या करा है ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोगों से पूछा है कि विच एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। ये संसद नहीं है, ब्रिटिश ऐसे ही कर लो, ब्रिटिश की कुछ ऐसे पार्लियामेंट की तरफ से ये चीज़ नहीं आया था। बताइए। तो यहाँ से थोड़ा सा आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि रेगुलेट करने की बात हो रही है तो वो रेगुलेटिंग एक्ट ही होगा। कंट्रोल करने की बात हो रही है, रेगुलेट करने की बात हो रही है, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट होगा। और जो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा आया था वो आया था 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। और बाकी चार्टर जो अधिनियम आए थे, एक चार्टर अधिनियम बोल रहा हूँ। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर के आया था। परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, या हम उसको चार्ल्स कॉर्नवालिस ही बोल देते हैं। और ईयर था 1793। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और बाकी रेगुलेटिंग एक्ट से थोड़ा सा ये याद कर लीजिए कि जो लास्ट गवर्नर जो बंगाल था उसी को ही जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, और जो कि कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स।
चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास आता है कि द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश काल के कानून को प्रतिस्थापित किया है? बताइए। बताइए। तो सीआरपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 के अंदर आया था। इसमें क्या था कि सबसे पहले इसमें 37 चैप्टर्स थे, लेकिन अब मैं बात करूं बीएनएसएस की, अब जो 2023 के अंदर आया इसके अंदर टोटल 39 चैप्टर्स है, और बाकी सेक्शंस की बात करें तो इसके अंदर 531 सेक्शन है। ठीक है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा 1973। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। थोड़ी सी हिंट दूं तो वही है कि जहां से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर लिया है, जहां से हमने रेसिडुअरी पावर जो है सेंटर के अंदर वेस्टेड होती है, ये चीज हमने वहां से ली है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन होता है वो भी हमने इसी देश से लिया है। और जो फेडरल सिस्टम है, ये जो फेडरल सिस्टम में जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करी गई है, ये सारी चीजें हमने कनाडा से ली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट ली है, जॉइंट सिटिंग ली है। यूएसए से आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें हमने ली है, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी ली है, जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएसए से ही लिया है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और ये मैंने आप लोगों को आई थिंक तीसरे या दूसरे लेक्चर के अंदर बताई हुई है। यूके से हमने क्या चीजें ली हैं ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा कि आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान करता है? बेसिकली यही पूछा है कि 137 के अंदर क्या चीजें आती हैं। तो 137 के अंदर आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने खुद के जजमेंट्स को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यू करने की बात करी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, इसको और देख लीजिए, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की जो बात करी है सुप्रीम कोर्ट की, ये अंडर आर्टिकल 131 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 में आप लोगों से पूछा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ अपॉन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विद्यमान कानून के तहत फेडरल कोर्ट का क्षेत्र अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है? पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट आप लोगों से पूछा है। तो देखो, फेडरल कोर्ट आप लोगों की 1935 जो आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बेसिस पर इसको बनाया गया था। 1937 से लेकर 1950 तक ये चीजें कार्य में रही थी। फेडरल कोर्ट वही है कि ये एक तरीके से डिस्प्यूट वगैरह को सोल्व करता है ना। तो पहले फेडरल कोर्ट आप लोगों की क्या होती थी कि मतलब कुछ एरिया में होती थी, मतलब एक फेडरल कोर्ट नहीं होती थी, बहुत सारी आप लोगों की फेडरल कोर्ट होती थी, तो वहां पे जाके चैलेंज किया जा सकता था, है ना। तो फेडरल कोर्ट आप लोगों का आर्टिकल नंबर 135 के अंदर आता है। 131 के अंदर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का। एंड आर्टिकल 133 इसको देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 132, 133 एंड 134। ठीक है, और 132 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, 133 के अंदर सिविल मैटर्स को, एंड 134 के अंदर क्रिमिनल मैटर्स को करा जाता है। ठीक है, 137 अभी मैं आप लोगों को बता के आया कि वो रिव्यू कर सकता है अपने खुद के जजमेंट्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आर्टिकल 132 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर ये चीजें होती हैं, सिविल मैटर के अंदर आर्टिकल 133 होता है, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर आर्टिकल 134 होता है। स्पेशल लीव की बात करें तो ये आप लोगों का क्या होता है, 136 स्पेशल लीव टू अपील। अपील आएगा यहाँ पर, अपील। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी डिक्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन any cause or matter pending before it, which term is primarily associated with this power? बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किस शब्द से संबंधित है? तो देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो आप लोग बता पाएंगे, कंप्लीट जस्टिस से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछ, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप लोग? है, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप लोग? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रहे होंगे, है ना। बताइए, आर्टिकल 262 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटेड to the water of the interstate rivers or river valleys, which of the following is correct regarding the Supreme Court jurisdiction over such disputes? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करने की शक्ति देता है। ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइए बताइए। तो ओनली हाई कोर्ट कैन हियर सच डिस्प्यूट्स इनिशियली, या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हेड्स द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, या पार्लियामेंट मे बी लॉ एक्सक्लूड द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल अदर कोर्ट्स, या सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटरी ओरिजिनल jurisdiction 131। बताइए बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट मे बी एक्सक्लूड द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल अदर कोर्ट्स। तो देखो, इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 262 तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरस्टेट जो रिवर या वाटर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन सभी के लिए जो है उन सभी को जो है ठीक करती है, मतलब इसकी जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर, एक तरीके से ये समझ लीजिए। बाकी जो आर्टिकल आप लोगों को 262 सब क्लोज सेकंड है वो पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि भाई वो मतलब इस तरह का कुछ प्रोविजंस ला सकती है हमारी पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी भी अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित मामलों में सुनवाई नहीं करेगी। मतलब वो मना भी कर सकती है, एक्सक्लूसिव भी कर सकती है, एक्सक्लूड भी कर सकती है कि भाई नहीं, आप लोग इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज आर करेंटली प्रेजेंट इन इंडिया अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए बताइए। हालांकि देखो, जो आर्टिकल यहाँ पे आपने पढ़ा है आर्टिकल 131 जो मैंने आप लोगों को बताया था, आर्टिकल 131 के अंदर तो ये साफ चीज मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार है कि राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट कोई होता है तो वो सब आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट उन चीजों को हैंडल करता है। लेकिन अगर वाटर डिस्प्यूट्स की बात करें तो उसमें 262 एक तरीके से एक्सेप्शन आप लोग मान सकते हैं कि पार्लियामेंट इसको एक तरीके से एक्सक्लूड भी कर सकती है कि भाई आप नहीं देखोगे इन मैटर को, किसी भी कोर्ट को कह सकती है। चलिए, तो ये आप लोगों की 3 सर्विस होती हैं, ये IFOS होता है, इस तरीके से होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर होती है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखो है नीचे क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आप लोगों से पूछा है, एज पर आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इनिशिएट ए रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार किस सदन के पास नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव करने की एक्सक्लूसिव शक्ति है? बताइए, कौन बना सकता है एक नई ऑल इंडिया सर्विस? तो ये जो शक्ति होती है ना, ये केवल राज्यसभा के पास होती है, और राज्यसभा में भी 3/4 जो मेंबर्स है राज्यसभा में भी जो 3/4 मेजोरिटी के जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उनका 3/4 होना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951। 1951 में गठित भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, है ना? बताइए, क्योंकि भूल ही जाते हैं बच्चे। देखो अभी की बात करें तो अभी तो आप लोगों का 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक इनका पूरा टेन्योर रहेगा। और केसी जो नियोगी हैं ये आप लोगों के पहले जो फाइनेंस कमीशन हुए थे उसके थे। केसी नियोगी 1951 के अंदर आप लोगों का पहला फाइनेंस कमीशन बना था। आर्टिकल 280 के अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हु सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? बताइए। तो चेयरमैन करते हैं इसमें, चेयरमैन जो होते हैं एनडीएमसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर। तो ये भी आप लोगों को बताया गया है। आर्टिकल 280 के अंदर होते हैं। आर्टिकल 360 के अंदर आप लोगों की फाइनेंस इमरजेंसी आती है, वित्तीय आपातकाल जिसको हम बोल देते हैं। आर्टिकल 312 के अंदर आप लोगों की ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं। और आर्टिकल 263 के अंदर मैंने क्वेश्चन इसमें जरूर रखा होगा, ठीक है, तो वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। यही है शायद, देखते हैं क्या है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द एडजुडिकेशन रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ द इंडिया इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली मेंशनड। अभी बताया था आप लोगों को आर्टिकल नंबर 262 के अंदर ये चीजें मेंशन है। बाकी आर्टिकल नंबर 262 सब क्लोज सेकंड के अंदर पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भाई आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल 131 मैंने आप लोगों को बताया था, भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है। सारे डिस्प्यूट्स वगैरह देखते हैं सेंट्रल स्टेट के, सेंटर के। आर्टिकल 280 मैंने अभी आप लोगों को बताया, फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर बात करी जा रही है। आर्टिकल 263 की बात करें तो इंटरस्टेट काउंसिल की चीजें हैं। जो इंटरस्टेट जो काउंसिल है ना, वो आप लोगों का आर्टिकल 263 के अंदर आता है। क्लियर बातें? क्लियर बात है। और बाकी मैं आर्टिकल 263 के बारे में और आप लोगों को बताऊं कि जो आर्टिकल 263 है ना, इसमें इंटरस्टेट जो काउंसिल बनाने का अधिकार है वो केवल प्रेसिडेंट को है, पार्लियामेंट को नहीं है। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताई हैं उसमें जो फॉर्मेशन का जो काम कर रही थी वो आप लोगों की पार्लियामेंट ही कर रही थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग, एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सेप्शन आप मान सकते हैं कि अभी तक मैंने आप लोगों को ऐसी कोई बताई नहीं है अभी तक चीज जिसमें पार्लियामेंट से अलग कोई चीज फॉर्म कर रहा हो, तो आप लोग मान सकते हैं। तो आर्टिकल 263 की बात करूं तो ये आप लोगों के इंटरस्टेट काउंसिल से संबंधित है। एंड जो बनाने का काम करता है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। विच थ्री सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट द ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो बाई व्हाट मेजोरिटी मस्ट द राज्यसभा पास ए रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल, ये भी यार रिपीटेड ही है, ये भी रिपीटेड ही है। मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बताई थी। एक सेकेंड रुकिए, ये चीजें रिपीटेड हैं। अरे यार, क्वेश्चन लगाए थे इसमें ये वाले हो गए। एक सेकेंड आप लोग रुकिए। हाँ जी, तो ये 2-3 क्वेश्चन हो गए इसमें रिपीट। खैर चलो कोई नहीं, इससे ज़्यादा तो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट तो बता ही दिए हैं। बाकी देखो ये भी रिपीट हो गया, फाइनेंस कमीशन कैसी नहीं होगी 1951। जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है ना वो क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये है थोड़ी सी चीजें। इन विच ईयर दी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसके जो वो होता है चेयरमैन, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। तो आप लोगों से पूछा है कि ये किस वर्ष बनाया गया था, बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा 1952।
6 अगस्त 1952। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और बाकी आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और इस बार आप लोगों को ना इसमें आंसर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लगाया नहीं है स्लाइड में, लेकिन आप लोगों को जो मिलेगी ना पीडीएफ, उसमें आप लोगों को आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।